वेलकम फ्रेंड्स, मैं मनीष आपका स्वागत करता हूं एम कैंटल में। मार्केट गिर रही है और गिरती ही जा रही है और अब इसने बहुत सारे इंपॉर्टेंट लेवल्स को भी तोड़ दिया है। क्या ये सिर्फ स्टॉप लॉस सेट करने के लिए तोड़ा है या ये अब और नीचे जाएगी? ग्लोबल स्थितियां जो हैं वो बहुत तेजी से बदलती हुई नजर आ रही हैं। मार्केट ऊपर काफ़ी खतरे नजर आ रहे हैं। सेबी चीफ को भी बदल दिया गया है। मिस बुच जो हैं, माधवी बुच को बदल कर नए सेबी चीफ आ गए हैं। इन सब का क्या असर पड़ेगा मार्केट पर और किस तरह से चलती नजर आएगी? टेक्निकल्स क्या कह रहे हैं और फंडामेंटल्स में क्या कोई मजबूती आती नजर आ रही है? इन सब की बात करने की कोशिश करेंगे इस वीडियो में। आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। बिफोर वी डू दैट, आई रिक्वेस्ट यू गो थ्रू द डिस्क्लेमर एज पर सेबी नॉर्म्स। जरूरत हो तो वीडियो को पॉज कर पढ़ें। सबसे पहले देख लेते हैं अगले हफ्ते के इम्पोर्टेंट इवेंट्स जो होने वाले हैं। काफ़ी सारे इम्पोर्टेंट इन्फ्लेशन डेटा और जीडीपी डेटा आने वाले हैं नेक्स्ट वीक, जिसमें कि 3 मार्च को इन्फ्लेशन का डेटा आएगा जर्मनी, यूरो एरिया, टर्की का और इंडोनेशिया का। उसके बाद 4 मार्च को जीडीपी का डेटा साउथ अफ्रीका का और 5 मार्च को जीडीपी का डेटा कोरिया और इटली का आएगा। और उसके बाद साथ ही साथ इन्फ्लेशन का डेटा थाईलैंड और फिलीपाइंस का भी आएगा 5 मार्च को। और 6 मार्च को जो है सेंट्रल बैंक पॉलिसी, जिसे हमारे यहाँ आरबीआई की पॉलिसी आती है, वैसे टर्की की पॉलिसी होगी। और उसके बाद कोरिया का इन्फ्लेशन का डेटा, सेंट्रल बैंक की पॉलिसी, यूरो एरिया की यानी कि यूरोप के जितने क्लब देश हैं यूरो एरिया वो सब की। और उसके बाद 7 मार्च को फिर से जीडीपी डेटा यूरो एरिया का, ब्राज़ील का और इन्फ्लेशन डेटा मैक्सिको का। और बहुत इम्पोर्टेंट 7 तारीख को रशिया का इन्फ्लेशन डेटा भी आने वाला है। और संडे को 9 मार्च को इन्फ्लेशन चाइना का डेटा भी आएगा, जो कि बहुत गहरा असर रखते हैं मार्केट पर। सो ये 2 इवेंट पे खास तौर पे नज़र रखिएगा। फ्राइडे को रशिया का इन्फ्लेशन का डेटा और इन्फ्लेशन डेटा चाइना। हालांकि बाकी के जो इवेंट्स बताए हैं वो सब भी मार्केट पे काफ़ी अच्छा असर डालते हुए नज़र आएंगे। मजबूत पकड़ है उनमें से काफ़ी सारी चीज़ों की। सो बी वेरी केयरफुल नेक्स्ट वीक। हालांकि डेटा आपको फिर बता दूं अभी कमज़ोरी का ही दिखाई दे रहा है, कहीं से कहीं तक बहुत मजबूती या ताकत नज़र नहीं आ रही है। तो असली दर्द जो है वो एफआईआई है भाई, जो बेच रहे हैं लगातार एंड इन हैवी क्वांटिटी दे आर सेलिंग। पहले ही 4000 करोड़ के करीब का एवरेज पर डे वो सेल कर रहे थे और लास्ट सेशन में उन्होंने 11,639 करोड़ का सेल ऑफ करा है कैश मार्केट से, विच इज़ ह्यूज अमंग अस। और अगर 4000 की एवरेज से चलें तो लगभग 3 दिन फरवरी के महीने में कम थे, क्योंकि 28 दिन का महीना था। तो 29, 30, 31 या 29, 30 के भी एक्स्ट्रा को 2 दिन का एक्स्ट्रा उन्होंने बेच दिया। उन्होंने अपनी एवरेज बना रखी है भाई। सो दैट्स व्हाट दे आर मेंटेनिंग। और वो निकल रहे हैं और वो जा रहे हैं। और उनके जाने का खास कारण भी, मेन कारण क्या है? बहुत से कारण है। वो हमारी सीतारमन जी कहती हैं कि एफआईआईज तो आते जाते रहेंगे, बट लॉन्ग टर्म केयर, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन जो है एलटीसीजी इज व्हाट इज हिटिंग देम। और ये तब तक नहीं रुकेगा जब तक इसको रिड्यूस नहीं किया जाए, या रिड्यूस कर भी दिया तो भी ये रुकेंगे अब ऐसा नहीं लग रहा है, क्योंकि जिस तरह से ये सेल ऑफ कर रहे हैं ये ऐसा लग रहा है कि दे आर काइंड ऑफ एग्जिटिंग सिंस लास्ट 1 ईयर। दे आर ओनली सेलिंग एंड सेलिंग। पिछले 1 साल की अगर हम बात करें तो इन्होंने जो बेच दिया है, अभी तक की बात करें मंथली की, तो करीब 58,000 करोड़ के करीब का ये बेच चुके हैं। 58,988 करोड़ का माल बेच चुके हैं ये, ठीक है, फरवरी मंथ में। जनवरी मंथ में 87,374 करोड़ का, दिसंबर में 16,900 करोड़ का, 45,000 करोड़ से ज़्यादा का माल से पिछले महीने। ईयरली अगर हम बात करें तो 2024 में इन्होंने 3,02,000 करोड़ से ज़्यादा का माल बेचा था, जबकि 2025 में सिर्फ 2 महीने में, जनवरी और फरवरी हुआ अभी, 1,46,000 करोड़ से ज़्यादा का माल ये बेच चुके हैं। हालांकि अच्छी बात यह है कि इसी के अगेंस्ट में डीआईएस बाइंग कर रहे हैं। डीआईएस ने 2024 में 5,26,000 करोड़ का माल बाय करा और इस साल अभी तक 1,51,000 करोड़ का माल खरीद चुके हैं।
बट फिर भी मार्केट को बचा नहीं पा रहे हैं। क्यों? क्योंकि जब एफआईआईज ने सोचा है कि वो मार्केट को गिरा कर पैसा कमाएंगे, तो भाई वो प्लान करते हैं। दे आर वेरी स्मार्ट हेड एंड दे नो। वो दुनिया भर में जाते हैं, दुनिया भर की मार्केटों में खेल के आते हैं। चाइना को कब उठाना है, जापान को कब उठाना है, कब इंडिया को उठाना है, किसको कब गिराना है, दे प्लान इट। क्रिप्टो में कब उठेंगे, कहाँ पैसा शिफ्ट होगा, कैसे होगा, दे हैव ऑल दैट प्लान्ड एंड देन दे डू इट। सो अभी उनका प्लान जो है वो साफ दिख रहा है कि मार्केट को गिराने के मूड में है और गिराकर ही पैसा बनाएंगे। सो दैट्स व्हाट इज हैपनिंग। सो उम्मीद कहीं से दिख नहीं रही है, और ये जब तक नहीं रुकेंगे, चाहे ये रुके, मतलब सिर्फ मैं कह रहा हूँ खरीदारी ना भी शुरू करें, अनलेस दे स्टॉप सेलिंग दिस ह्यूज क्वांटिटी, मार्केट को बचाना नामुमकिन जैसा है इस समय। ऐसा नहीं कि पैसा नहीं लग रहा है, पैसा लग रहा है। डीआईएस अच्छी खासी बाइंग कर रहे हैं, मैंने आपको दिखाया डेटा। जैसा कि अगर 28 फरवरी की भी बात करें लास्ट सेशन की, तो 11,639 करोड़ का माल बेचा है एफआईआईज ने। उसके अगेंस्ट में खरीदारी ज़्यादा हुई है 12,308 करोड़ की डीआईएस के द्वारा, लेकिन मार्केट फिर भी गिरी है। लेकिन अभी फिलहाल के लिए खैर अच्छा संकेत ये है कि मंडे को प्रॉब्ली मार्केट शायद गैप अप होती हुई नज़र आ रही है। 90 पॉइंट की रिकवरी गिफ्ट निफ्टी में आ चुकी है अभी तक, जिसको हमारी क्लोजिंग फ्राइडे की क्लोजिंग जो थी उसके बाद से 90 पॉइंट रिकवर कर चुका है गिफ्ट निफ्टी, विच मीन्स दैट कि अगर ये सस्टेन्ड रहता है, मंडे को ये हमसे पहले खुल जाते हैं, सो अगर उसके बाद भी ये सस्टेन्ड रहता है तो बहुत हाई प्रोबेबिलिटी है कि निफ्टी गैप अप कर जाए। लेकिन ये गैप अप अगर कर लिया तो भी दिक्कत है। उसके आगे दूसरा कारण, अब आगे कमजोरी की बात करें तो देखिए, एक नया रिकॉर्ड बनाया है स्टॉक मार्केट ने अभी 28 फरवरी को, जब फरवरी खत्म हुआ तो 5th कंसेक्यूटिव मंथ रेड कैंडल, यानी कि 5 महीने का लगातार फॉल। ये लेमैन ब्रदर हुआ, कोरोना आया, तब भी ऐसा नहीं हुआ था जैसा अब हुआ है। कंटिन्यूसली 5 मंथ्स की गिरावट ये पहली बार देख रही है मार्केट 28 सालों में। इससे पहले 1995 96 के आसपास ये हुआ था शायद। मैंने 2000 से देखा डेटा, मुझे एक भी बार ये नहीं दिखा। 96 में शायद ये हुआ था जब ये गिरी थी मार्केट लगातार 5 महीने। और इस कमजोरी को अगर हमें अब समझना है कि ये रुक जाएगी क्या 5 महीने पे, या ये कोई और नया रिकॉर्ड बना देगी, इसको समझने के लिए सिर्फ टेक्निकल से एक रास्ता है। देखिए, फंडामेंटली हमारी इकोनॉमी में कमजोरी है, इसमें कोई शक नहीं है। जो रिजल्ट्स पिछले क्वार्टर के आए हैं वो बहुत अच्छे नहीं थे, दे वर नेगेटिव। मोस्ट ऑफ द कॉन्ग्लोमरेट्स, बिजनेसेस की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, ग्रुप्स की बात कर रहा हूँ, ने पैसा नहीं बनाया है। और अदरवाइज भी जो कंडीशन ऑफ डिमांड इन दी कंट्री है वो बहुत अच्छी नहीं है, और इसको एक्नॉलेज भी किया है सीतारमन जी ने अपने बजट में, जिसके तहत में वो टैक्स की रिबेट देते हुए 40 से 50 हज़ार रुपया प्रति रिटेल के हाथ में दे रहे हैं, एक्स्ट्रा 12 लाख का टैक्स छूट देने के बाद, जिससे उम्मीद ये की जा रही है कि शायद डिमांड बढ़ेगी। बट अगर वो बढ़ेगी भी तो उसको होने में टाइम लगता है। अभी तो ये कहा गया है, तो इसके बाद इसका असर आना शुरू होगा 1 अप्रैल की सैलरी से, तब वो पैसा उनके हाथ में आना शुरू होगा, अगर आता है तो। इफ दैट इज सरप्लस मनी रिटेल के पास, तो वो उसको यूज़ करना शुरू करेंगे। और जब वो उसको यूज़ करना शुरू करेंगे, यानी कि 1 मई के बाद, भाई अप्रैल की तनख्वाह आपको कब मिलेगी? एट द एंड ऑफ द अप्रैल, राइट? सो मई से शुरू होगा, अगर होता भी है तो उससे पहले अभी फ़िलहाल वो स्कोप और होप भी नहीं है जो हमें थी कि रिटेल इज़ प्रोटेक्टिंग द मार्केट एंड बाइंग। दो बाइंग ह्यूज हो रही है, मैं फिर बता रहा हूँ आपको। अगर साल दर साल देखें तो 1,51,000 करोड़ की बाइंग अभी तक 2025 में डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर कर चुके हैं, अगेंस्ट दी एफआईआईज की सेलिंग जो कि सिर्फ 1,46,000 करोड़ है। सिर्फ कहना गलत होगा, कंपैरेटिवली थोड़ी कम है उससे, लेकिन फिर भी जितनी सेलिंग हुई है उससे ज़्यादा खरीदारी करी है डीआईएस ने, बट मार्केट फिर भी गिर रही है। सो दैट्स हाउ थिंग्स आर।
इतना भी वरीसम नहीं है कि अगर आप लॉन्ग टर्म व्यू रखते हैं तो मार्केट में डरने की ज़रूरत हो। दिस इज़ अ काइंड ऑफ अपॉर्चुनिटी अगर इसको ठीक से इस्तेमाल किया जाए तो। और ठीक से इस्तेमाल करने का तरीका क्या होता है? ठीक से इस्तेमाल करने का तरीका एसआईपी ऐसे टाइम पर अपने बहुत अच्छे स्टॉक्स जो पड़े हैं, जो कम कीमतों पे इस समय मिल रहे हैं, उन पे नज़र बना के रखिए और उन पे सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान बनाइए कि 2 शेयर, जैसे फॉर एन एग्जाम्पल बोल रहा हूँ, आई एम नॉट रिकमेंडिंग सजेस्टिंग एनीथिंग, बट फॉर एन एग्जाम्पल अगर आपको रिलायंस अच्छा लगता है तो रिलायंस इस समय बहुत सस्ते में मिल रहा है कंपैरेटिवली। काफ़ी गिरा हुआ है, अपनी हाई प्राइस से नीचे गिरकर 1200 रुपये पे ट्रेड कर रहा है, ठीक है ना। अपनी हाई जो अगर बात करें इसकी, तो इसने 1600 का हाई बनाया था, वहाँ से 1200 पे ये इस समय ट्रेड कर रहा है। और मेरी समझ से 1150-60 तक ये मैक्सिमम जाना चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं जाना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर आकर 50 मूविंग एवरेज जो है इसको सपोर्ट देती हुई नज़र आ रही है। हालांकि मैं कोई रिकमेंडेशन या सजेशन नहीं दे रहा हूँ, बट दिखिए रहा है। बट अगर आप इसको अब खरीदना शुरू करते हैं, समझिए अगर आपको 10 शेयर खरीदने हैं और 5 महीने तक आप 2-2 शेयर खरीदते हैं, तो आपको ये जिस तरह की एवरेज बना देगा, वो एक अच्छी एवरेज होगी। और जब रिकवरी आएगी तब ये अच्छी रिकवरी से तेज़ी से वापस घूमता हुआ नज़र आएगा। हालांकि मैं जो अपने एनालिसिस कर रहा हूँ उसके तहत मैं इसको 1100 के पास देखूंगा कि क्या करता है ये, उसके हिसाब से वहाँ पर मैं पकड़ने की कोशिश करूँगा। आपको भी अगर उस समय तक का इंतज़ार करना है तो आप कर सकते हैं और सोच सकते हैं। मैं किसी तरह की कोई रिकमेंडेशन नहीं देता हूँ, बट एनालिसिस करता हूँ और जो समझ में आता है वो देने की कोशिश करता हूँ। और रिलायंस एक ऐसा शेयर है जो मार्केट को ड्राइव करता है। सो रिलायंस क्या करने वाला है मैं उसको देख रहा हूँ, तो उसके हिसाब से मुझे दिख रहा है कि 1100 को छूता हुआ नज़र आ सकता है। 1100 के पास इसका पिछला बेस बना हुआ है, जहाँ पर काफ़ी अच्छी सपोर्ट बनी हुई है, जहाँ पर पार जाने से पहले इसने काफ़ी कंसोलिडेशन करी थी। सो ये 1100 के पास आकर कहीं रुकता हुआ नज़र आएगा। हालांकि उसके बाद भी ये 100 रुपये और तोड़ सकता है, 100-125 रुपये, लेकिन वो टाइम होगा जब इसमें एंट्री मारना शुरू करें तो ज़्यादा अच्छा होगा। सो मैं तो उसके लिए वेट कर रहा हूँ। बट अगर मैं बोलूँ कि इस गिरावट का फ़ायदा कैसे उठाएं, और कोई गारंटी नहीं है कि ये आएगा 1100 तक, ठीक है। देयर इज नेवर क्लियर कट सिनेरियो या कोई भविष्यवाणी नहीं होती है मार्केट में कि तो ऐसा होगा ही होगा। हम ऐसा मानते हैं, दिस इज अ प्रोबेबिलिटी बेसिस ऑन द डेटा, बहुत सारी चीज़ें वैल्यूएट करने के बाद। सो वो ऐसा हुआ तो ठीक है, वहाँ पे हुआ, और वहाँ पर भी आकर वो क्या वहाँ से उड़ जाएगा वापस या और थोड़ा गिर जाएगा, वो सब बातें समझने की होती हैं। बट अगर आप एसआईपी करते हैं तो फिर आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं होती। पहला शेयर, पहले 2 शेयर अगर आपने 1200 के खरीदे, अगले 2 शेयर 1000 रुपये के खरीदे, तो आपकी एवरेज 1100 रुपये हो गई। और उससे अगले 2 शेयर और या 4 शेयर खरीदे आपने 1000 रुपये पे, तो आपको और इस तरह से अपनी एवरेज को रिड्यूस करते जाना है, क्योंकि अब ये खासा गिर चुका है। तो ये बहुत ज़्यादा तो नहीं गिरेगा। रिलायंस इज रिलायंस, राइट, वी ऑल नो दैट। इन्फोसिस हुआ, इन्फोसिस हालांकि बहुत ज़्यादा करेक्ट नहीं हुआ है अभी, बट फिर भी एक अच्छा शेयर है। कितना गिरेगा उसके हिसाब से देखना होता है शेयरों को। तो आप ऐसे रिलायंस के बारे में मैंने बताया, आपको नज़र रख सकते हैं ऐसे शेयरों पे। टाटा मोटर्स काफ़ी गिर चुका है, उसमें आप एवरेज करना शुरू कर सकते हैं, बट विन वेरी लेस क्वांटिटी। अगर आप एसआईपी जानते हैं, सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान के थ्रू शुरू करें तो बहुत अच्छा होगा। अन्यथा डू कंसल्ट योर फाइनेंशियल एडवाइज़र, दिस वे यू कैन बेनिफिट फ्रॉम दिस मार्केट फॉल। अदरवाइज आई विल सजेस्ट दैट अभी पैसा लगाने का समय नहीं है। प्लीज़ ट्राई एंड अवॉइड, अभी फ़िलहाल बाइंग बहुत समझदारी नहीं है। हालांकि कुछ शेयर्स पिछले बार के वीकली वीडियो में मैंने बताए थे, जैसे आज बता रहा हूँ, उनमें काफ़ी अच्छा दम नज़र आया है, आप उनको भी देख सकते हैं। या फिर इसी तरह के कुछ और शेयर्स, उनको आप अपना कंसल्ट कर सकते हैं। मैं किसी भी प्रकार की कोई रिकमेंडेशन नहीं देता हूँ। सो हियर अगेन आई एम सेइंग दैट डू चेक। बट अच्छे शेयर जो है वो नज़र में आते हैं, तब मैंने ऐसे शेयर दिखाए थे जो गिर नहीं रहे, इवन इन दिस फॉल वो एक अपनी एवरेज बनाए बैठे हैं, तो उन शेयरों को आप पकड़ सकते हैं। सो दैट्स हाउ यू नीड टू लुक एट स्टॉक्स। अदरवाइज नहीं कर पाते हैं तो भाई इंतज़ार कीजिए, सब्र कीजिए, कोई जल्दी नहीं है। मार्केट में मौका मिलेगा, क्योंकि जितना ये गिरी है, उठेगी तो ये उससे ऊपर जाएगी जहाँ से ये गिरी है, लेकिन उसमें कितना टाइम लगेगा, दैट इज़ दी ओनली क्वेश्चन
टू बी आंसर्ड। सो अगर आपका लॉन्ग टर्म व्यू है तो आप निश्चिंत होकर बैठ सकते हैं, बट अगर आप ट्रेडर हैं और खटाखट प्रॉफिट मिल जाएगा, आज खरीदूंगा 2 महीने में डबल हो जाएंगे, ऐसा वाला सोचते हैं, तो दोस्त फिर आपके लिए स्टॉक मार्केट नहीं है। मैं आपको बता दूं, पिछले कई सालों से ये करेक्शन ड्यू थी, ओवर ड्यू थी, जो नहीं हुई थी। इनफैक्ट कोरोना के टाइम पे ये लॉजिकल रीजन पे करेक्ट हुई थी, उससे पहले से हम लगातार बढ़ रहे थे। 7,000 से मार्केट 26,000 तक चली गई, और करेक्शन जो है कोई बहुत बड़ी वाली आई नहीं थी, जो ठीक ठाक करेक्शन है। माना ऐसा जाता है कि हर 5 साल में, 3 से 5 साल में एक करेक्शन छोटी वाली, और हर 10 साल में एक बड़ी वाली करेक्शन आती ही है मार्केट में। सो वो ओवरड्यू थी, ये लगता है कि वही चलती नज़र आ रही है। आप इसको समझ सकते हैं, तो इसका फ़ायदा उठाने की कोशिश कीजिए। जिस तरह से मैंने बताया आपको सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, इसके बारे में गूगल करेंगे और बहुत सारा ज्ञान मिलेगा। आप चाहते हैं कि मैं इस पर कोई वीडियो बनाऊँ या कोई ज्ञान दूँ या कोई जानकारी और ज़्यादा दूँ, कैसे इसको अपने ब्रोकर के साथ आप डिस्कस कर सकते हैं या डील कर सकते हैं, या क्या चीज़ें होती हैं जिनको ध्यान में रखना होता है, तो मैं उसको करने की कोशिश करूँगा। अगर आपको चाहिए वो, तो डोंट फॉरगेट टू मेंशन दैट इन कमेंट्स, आई विल ट्राई एंड डू दैट। तो आइए अब क्विकली देख लेते हैं लेवल्स क्या होंगे जिन पे हमें ट्रेड करना चाहिए। सबसे पहले शुरुआत करते हैं निफ्टी के इंडेक्स से। निफ्टी इंडेक्स की अगर बात करें तो बॉस ये 50 मूविंग एवरेज में यूज़ करता हूँ। इसको ये जब तक पार नहीं करती तब तक मार्केट सेल ऑन राइज की ही मार्केट है। 23,260 के करीब का लेवल बनता है। जब तक इसके पार होकर क्लोजिंग नहीं देती है, कम से कम 2 दिन, तब तक ये मार्केट सेल ऑन राइज की मानी जाएगी। जिसका मतलब ये है कि जब जब बढ़त आएगी तब तक ये वापस गिरावट देगी। बढ़त कब आएगी और कितनी आएगी, ये एक अगला सवाल होगा। उसके लिए ट्रेडिंग के अंदर लेवल्स इंपॉर्टेंट जानने ज़रूरी होते हैं। तो वो क्या लेवल्स बनते हैं, मैं उनकी बताने की कोशिश करूँगा मेरी समझ से। मैं मार्क करके रखता हूँ अपने चार्ट पर। अगर अभी की बात करें तो देखिए, अभी मार्केट ने बहुत इंपॉर्टेंट लेवल्स को तोड़ दिया है। ठीक है, मैंने जो बताया था आपको पहले, वो 22,500 के लेवल को बताया था, काफ़ी डिफेंड कर रहे थे। 22,800 से 22,500 का लेवल मैंने बताया था कि यहाँ पर बायर्स बैठे हैं, इसको नहीं टूटना चाहिए। अगर ये टूटा तो मार्केट नीचे 21,950 तक के लिए ओपन हो जाएगी। सो अभी ये फिलहाल 22,200, जो मैंने पहला लेवल बताया था वो बताया था 22,212 का लेवल, उसको तो इसने पार कर दिया है। हालांकि 22,200 से 100 का लेवल बनता है। अब अगर ये 100 के नीचे गई तो ये 22,000 को टेस्ट करेगी। 22,000 साइकोलॉजिकल लेवल है, और 22,000 का मतलब यहाँ पर जो सपोर्ट बन रही है वो 21,960 की बन रही है। तो दैट इज़ द फर्स्ट लेवल अगर ये और नीचे आती है तो। हालांकि अगर गैप अप होती है और अगर आप बाय के ट्रेड की बात सोचते हैं तो 22,200 से पहले बाय करना बिल्कुल भी समझदारी नहीं होगी, शॉर्ट टर्म वाले ट्रेडर्स के लिए भी फिर बोल रहा हूँ मेरी समझ से, क्योंकि 22,200 तक तो बहुत बड़ा प्रेशर है जिस पे कि डिफेंड करने की कोशिश की भी गई, लेकिन वो कामयाब नहीं हुई, फेल हुई है। फ्राइडे को अच्छी कोशिश हुई थी शुरू में मार्केट को बचाने की, लेकिन वो इससे ऊपर 22,300 पे हुई थी। वो के बाद मार्केट और गिरी है 200 पॉइंट, और उसके बाद छोड़ दिए। सो जब तक 22,311 के ऊपर क्लोजिंग ना दे दे तब तक तो एक्चुअली में समझदारी नहीं है बाय में बैठना। लेकिन वैसे भी यहाँ से अगर ऊपर जाती है कहीं भी तो 22,200, अभी 124 पे है, 22,200 का लेवल क्रिटिकल बनता है। इसके पार जाना ही होगा इसको, तभी बाय का सिनेरियो, या जिसे रिट्रेसमेंट कहते हैं या रिकवरी कहते हैं, वो आती भी नज़र आ सकती है। उससे पहले उसकी उम्मीद भी नहीं है। और अगर चलते हैं ऊपर रिकवरी की तरह तो 200 बताया पहले, फिर मैंने 300, 300 से 330 का लेवल, और अगर इसको पार कर लिया तो स्टिफ रेजिस्टेंस 22,560-70 की बनती है इस हफ्ते के लिए, और उसके बाद 22,774-75 का लेवल है ऊपर में। ये जोन है जिसको पार करा है इसने बिना ट्रेड के, सीधा गैप डाउन से। हालांकि यहाँ पर बैठे थे बायर्स जिन्होंने मार्केट को बचाने की कोशिश करनी थी, लेकिन उनको मौका ही नहीं मिला। सो ये वो जगह है जो अब बन जाएगी रेजिस्टेंस, क्योंकि अब यहाँ पर सेलर भारी हो गए हैं। तो सेलर अब इस लेवल को पार नहीं होने देंगे। तो वो लेवल बनता है 22,590 या 570 का लेवल है। 570 से लेकर 900
22,775-80 का लेवल, इस लेवल में बैठे हैं सेलर्स। इसको पार नहीं कर पाएगा। अगले हफ्ते निफ्टी मार्केट में जो टेक्निकल्स बता रहे हैं वो यही बता रहे हैं। और अगर नीचे की तरफ आते हैं तो जो मैंने लेवल बताया 21,960, यहाँ तक अगर रुक कर वापस उछल जाए ऊपर, इसमें भी और गुंजाइश है 200 पॉइंट गिरने की, तो वो 200 पॉइंट यहाँ पूरे होते हैं। तो यहाँ से अगर ये वापस बैक रिवर्सल ले तो भी बाय का ट्रेड बन सकता है। तब इसके अंदर इसी का स्टॉप लॉस लगाया जा सकता है। 960-50 पे खरीदेंगे, 10-20 पॉइंट का स्टॉप लॉस रखेंगे और उसके साथ में अगर बाय का ट्रेड लेंगे तो शायद एक समझदार ट्रेड बन सकता है। हालांकि अगर ये यहाँ नहीं रुका तो फिर नीचे जो सपोर्ट बनती है वो 21,700 तक वहाँ पर कोशिश की जा सकती है कि जहाँ भी रिवर्सल कैंडल बने, कोई डोजी दिखाई दे, कोई एनगल्फिंग कैंडल दिखाई दे, या इस तरह के जो भी साइंस होते हैं वो दिखाई दें तो आप वहाँ पर बाय का ट्राई कर सकते हैं। लेकिन अगर 21,700 को तोड़ा और ख़ास तौर पे उसके नीचे क्लोजिंग दी, तब भाई मार्केट अभी 21,300 से 21,030-40 तक के लेवल के लिए ओपन हो जाएगी। अगले हफ्ते ही हो सकता है ये, जी हाँ ऐसा भी हो सकता है। सो इन लेवल्स पे नज़र रखिएगा निफ्टी में ख़ास तौर पर। अब क्विकली से बैंक निफ्टी को देख लेते हैं। बैंक निफ्टी में कंपैरेटिवली कमजोरी कम दिख रही है। निफ्टी था जो पहले हाई पे हाई बना रहा था, हायर हाइज, तब बैंक निफ्टी रुका हुआ था, शायद इसीलिए अभी टूटते समय भी ये लोअर लोज नहीं बना रहा है। कुछ कमजोरी तो है इसमें भी, कुछ नहीं खासी कमजोरी है इसमें भी, बट कंपैरेटिवली कम कमजोरी है। सो अब अगर इसकी बात करें बैंक निफ्टी की, तो बैंक निफ्टी को अगर ऊपर जाना है तो ये जहाँ पर है इससे ही ऊपर रहे तो अच्छा है। 48,340 के पास क्लोज हुआ है। 48,300 को अगर ये डिफेंड कर लेता है तो ये और ऊपर जा सकता है। इसमें बाय का ट्रेड बनता है अगर तो 20-50 पॉइंट का स्टॉप लॉस लगाकर ऊपर देख सकते हैं। लेकिन ये खतरा जो है आगे वापस रिवर्सल का वो 48,570 से 48,630 तक का लेवल क्रिटिकल होगा। यहाँ पर से फिर रिवर्सल ले सकता है, यानी कि 300 पॉइंट तक की बढ़त आ सकती है इसमें, और उसके बाद फिर गिरावट दिखा सकता है। लेकिन अगर इसने 48,630 को पार करा तब थोड़ी मजबूती होगी, और अगला लेवल 48,900, फिर उसके बाद 49,000 से 49,100 का लेवल है जो स्टिफ रेजिस्टेंस का काम करेगी। और अगले हफ्ते इसको तो पार करता हुआ मुश्किल ही नज़र आ रहा है, और अगर इसको भी किसी तरह पार कर गया तो 49,500 से 49,650 इज अ फाइनल लेवल फॉर नेक्स्ट वीक, जिसको पार करना तो अभी फिलहाल किसी भी तरह से बैंक निफ्टी के बस का नहीं दिख रहा है। और बाकी अगर कोई चेंज होता है डेटा में तो मैं बता ही देता हूँ वीकली वीडियो बनाकर कोशिश कर। और नीचे की बात करें तो अगर इसने 300 को तोड़ा 48,300, तो ये और नीचे जा रहा है। हालांकि कोशिश करने पर 48,000 को डिफेंड कर सकता है, ये साइकोलॉजिकल लेवल भी बनता है। और पिछली बार यानी कि जो फ्राइडे को हुआ उसमें भी इसने यही करने की कोशिश करी है, लेकिन अब एक बार टेस्ट हो चुकी है तो कमज़ोर हो गई है सपोर्ट, ऐसा माना जाता है। तो पता नहीं यहाँ पे रुक पाएगा कि नहीं। लेकिन अगर 48,000 के नीचे चला तो फिर जो बड़ी वाली स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बनती है वो 47,800 पे बनती है। और ये 47,800 अब क्रूशल और क्रिटिकल लेवल है। पिछले कई बार ये यहाँ से आया यहाँ तक और वापस बाउंस बैक किया है और मजबूती के साइन दिखाए हैं। दिस इंडिकेट्स कि यहाँ पर बैठे हैं बायर्स। सो वो बायर्स बार बार खरीद लेते हैं, यहाँ से नीचे नहीं जाने देते। लेकिन अगर 47,750 को तोड़ा तो बॉस बैंक निफ्टी में भी खासी कमजोरी आ जाएगी और ये ओपन हो जाएगा 45,850-60 के लेवल के लिए। और अगर ऐसा हो तो मैंने पिछली बार जिस तरह बताया था, स्टॉप लॉस ट्रेल कीजिए, राइट कीजिए, बढ़िया प्रॉफिट बनता है, तेज बनता है। फॉल्स में प्रॉफिट तेज बनते हैं। सो दैट्स हाउ इट इज। अब क्विकली से मिड कैप निफ्टी के लेवल बता दूं। मिड कैप निफ्टी ज़्यादा कमज़ोर दिख रहा है। मिड कैप निफ्टी अभी फ़िलहाल कमज़ोरी के साइन में है। 10,770 पे है। जब तक 790 या 800 का लेवल पार नहीं कर ले तब तक किसी तरह से बाय नहीं बनता है। और अगर इसमें नीचे ही खुलता है ये, और अगर
इसको फिर रेजिस्टेंस मानकर आप स्टॉप लॉस लगाकर ट्रेड करते हैं तो बॉस नीचे जो पहली सपोर्ट बनती है या नीचे की तरफ जहाँ जाता हुआ टारगेट बनता है वो 10,660 और 10,660 एक अच्छी खासी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बनती है। मैंने ये लेवल पहले भी बताया था आपको। इसने उसी को डिफेंड करा है, थोड़ा सा ऊपर से घूम गया है 670 के आसपास, यानी कि 10-20 पॉइंट छोड़ दिए थे इसने और वापस रिवर्सल हो गया था। लेकिन क्योंकि टेस्ट हो चुका है तो दोबारा ये बचेगा कि नहीं इसको देख लीजिएगा, यानी कि 10,660-70 का लेवल अगर टूटता है, 650 मानकर चलिए, तो फिर 10 पॉइंट 20 पॉइंट का स्टॉप लॉस लगाकर इसको नेक्स्ट लेवल के लिए गेम किया जा सकता है। तब ये 10,460 458 तक जाता हुआ नजर आ सकता है बिना रुके। और अगर इसने 10,450 को भी तोड़ा तो फिर कहानी बहुत ही खतरनाक और लंबी वाली हो जाएगी और इन दैट केस मिड कैप निफ्टी में बहुत दिक्कत हो सकती है। और अगर ऐसा हुआ तो उसकी रिकवरी के लिए सालों लग सकते हैं। दैट्स हाउ इट इज। और ये मैं बेसिस द ट्रेंड बता रहा हूँ, वीडियो को लंबा ना करते हुए। जब हम ऊपर आ रहे थे तब हमने यहीं पर बेस बनाया था और इस बेस को नहीं तोड़ना चाहिए। और साइकोलॉजिकल नंबर भी बनता है 10,000 और 10,500, ये वो रेंज बनती है जिसमें कि ऊपर जाते हुए अच्छे से ये बात मानी गई थी कि क्योंकि ये स्टिफ रेजिस्टेंस बनती है, बड़ा वाला साइकोलॉजिकल नंबर है, सो इसलिए 4 डिजिट से 5 डिजिट में टर्न हो रहा है, इसलिए इसको पार करने में टाइम लग रहा है। तो इसलिए यहाँ पर बहुत लोगों ने काफ़ी टाइम तक बाइंग करी थी और अच्छा पैसा होल्डिंग और कंसोलिडेशन हुआ था। लेकिन अगर अब ये नहीं बचता है तो इसका मतलब वो सब लोग लॉस में आना शुरू हो जाएंगे या कि वो बाहर निकल चुके हैं और इसलिए नीचे जा रही है मार्केट। तब फिर बाइंग पॉइंट क्या बनेगा ये पता चलेगा अगले हफ्ते। बट उससे पहले यही कंफर्मेशन है कि 10,450 या 500 का लेवल अगर टूटता है तो बॉस मार्केट में मिड कैप सिलेक्ट खासा नीचे जाने के लिए तैयार है। अब क्विकली सेंसेक्स की बात कर लेता हूँ। सेंसेक्स में भी कमजोरी मिड कैप के हिसाब से ही है। इसके अंदर अगर आप बात करें तो मैंने ऊपर जो बनाया था बहुत दिन पहले की बात बताई थी जब मैंने इसके अंदर हेड एंड शोल्डर पैटर्न बताया था। अगर देखना भी चाहें तो आप बहुत पीछे मैंने बनाया था, उसके हिसाब से इसका जो टारगेट बनता है वो मैंने नीचे निकाल रखा है। देखिए ये था हेड एंड शोल्डर, इसका बहुत पहले का है, ये मैंने जब बनाया था ये करीब करीब नवंबर में दिसंबर में मैंने बताया था, ये 7 नवंबर के आसपास, ठीक है। ये वाला हेड एंड शोल्डर इसके हिसाब से क्या टारगेट निकलता है, हालांकि बीच में काफ़ी झपकियाँ आई, उसके हिसाब से अगर देखें और माने और चलें तो ये अब एक्चुअली में गेम चालू कर चुका है 71,400 तक जाने की। 73,200 पे है, 2,000 पॉइंट और कम से कम देता हुआ नजर आ रहा है। ये इसका ये स्टोरी अभी दिख रही है, लेकिन क्योंकि मंडे को गैप अप दिख रहा है तो अगर ये 73,480 या 500 के ऊपर ट्रेड करता है तो फिर इसमें भी करीब 100 पॉइंट का स्टॉप लॉस रखना पड़ेगा कम से कम। फिर स्टॉप लॉस रखकर आप इसमें बाय के ट्रेड ले सकते हैं। तब नेक्स्ट लेवल 73,782 और उससे अगला लेवल 74,590 या 600 का लेवल मान सकते हैं। 600 से 700 का एरिया है जहां तक ये जा सकता है और यहाँ पर स्टिफ रेजिस्टेंस है। इनफैक्ट ये वो एरिया है जहां से स्टिफ रेजिस्टेंस शुरू हो जाती है। यहाँ से ऊपर अब सेलर बैठे होंगे। पिछली बार मैंने बताया था कि बायर हैं, इससे नीचे जाने में दिक्कत हो सकती है, लेकिन ये क्योंकि अब इससे खासा नीचे आ चुका है तो अब यहाँ पर सेलर पूरा जोर लगाएंगे, इससे ऊपर नहीं जाने देंगे। क्या है वो लेवल? 74,700 से मान लीजिए 700 से लेकर 75,200 का लेवल, ये वो लेवल है जिसको अगले हफ्ते हम पार करते हुए नज़र तो नहीं आ रहे हैं सेंसेक्स में। अगर ये पार हो जाए तो ज़रूर इंतज़ार कीजिएगा मेरे वीडियो का, अल्ट्रा एंड मेक इट। इसके पहले जो कुछ भी होगा वो एक शॉर्ट टर्म रिकवरी, रिट्रेसमेंट और फिर उसके बाद सेल ऑन राइज की कहानी की तरह से ही होगा, उसको उसी तरह से देखिएगा। बाकी नीचे की तरफ आते हैं तो 73,000 को अगर इसने तोड़ा साइकोलॉजिकल तो अभी 71,887 दैट इज द फर्स्ट टारगेट और दूसरा टारगेट इसका अगला बनता है जो वो 71,270 के आसपास बनता है। और अगर यहाँ भी ना रुका तो फिर ये बहुत बड़े गिरावट को और दावत दे रहा होगा और तब ये मिड कैप निफ्टी का जो गेम मैंने अभी समझाया उससे अलाइन होता हुआ नजर आएगा। और इन दैट केस इट विल बी ओपन फॉर 65,700 जो कि अभी फिलहाल ना ही सोचे तो अच्छा है और ऐसा कोई सिनेरियो दिख भी नहीं रहा है। हालांकि जो कुछ हुआ है अभी
ज़ेलेंस्की और अमेरिकन राष्ट्रपति के बीच में, उससे काफ़ी कुछ बदलता हुआ नज़र आएगा ग्लोबल राजनीति में। उस पर ज़रूर नज़र रखिएगा, अगले हफ्ते उसका असर पड़ता हुआ नज़र आएगा। बाकी मैंने इकोनॉमिकल कैलेंडर आपको दिखाया शुरू में, उसको भी देख लीजिएगा कब कब कौन कौन सा इवेंट है और उन सब का असर पड़ेगा। उसमें खास वाला इवेंट जो बताया मैंने वो आखिरी में आना है फ्राइडे को, रशिया और चाइना का इन्फ्लेशन का डेटा। रशिया का फ्राइडे को और संडे को चाइना का डेटा आता नजर आएगा, जो कि ग्लोबल मार्केट्स पे खासा असर डालता नजर आएगा। सो कीप एन आई ऑन दोस थिंग्स। मैंने कोशिश करी है कि आपको पूरा कलेक्टिवली सब कुछ दे दूं जिसको आप इस्तेमाल कर सकें। वीडियो को ज़रूरत हो तो दोबारा भी देखिएगा, या फिर पॉज करके रखिए, या फिर सेव करके रखिए, या नोट करके रखिए। इसको अगर आप फॉलो करेंगे तो इसमें सारे डिटेल्स फॉर द नेक्स्ट वीक ट्रेडिंग मैंने कोशिश करी है डालने की, और वो आपके काफ़ी काम आएंगे। कब कहाँ क्या हो रहा है और किसको कब क्या देखना चाहिए, उस सब के साथ में आप खुद एक अच्छे ट्रेडर और अच्छे डिसीजंस ले सकेंगे अगर आप यूज़ करते हैं तो। विद दिस I conclude this video. Thank you so much for staying connected. God bless us all. See you in next video.